नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 16 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैड डिक्लेयर्ड 2011 to 2020 as the warmest ever decade. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर किया है 2011 से 2020 तक का जो डिकेड था, जो अभी खत्म हुआ, वो सबसे वार्मेस्ट एवर डिकेड था। 1980 से उन्होंने ये काउंट किया था। 1980 से अगर देखेगा तो 2011 से 2020 तक का जो डिकेड था वो सबसे गर्म रहा। वैसे दोस्तों हमें पता है 1980 से आप काउंट करोगे ना, हर साल थोड़ा थोड़ा पॉइंट में टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज होते आता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो लेटेस्ट डिकेड होगा वही सबसे वार्म होगा। लास्ट ईयर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 14.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट ईयर 14.9 था डिग्री सेल्सियस जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो था। ठीक है, ये 1.2 डिग्री ज्यादा था जो 1850 से 1900 से कंपेयर करेगा। तो आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द वार्मेस्ट एवर ईयर्स, इस जो लास्ट डिकेड मतलब 2011 से 2020 तक का जो डिकेड में सबसे वार्मेस्ट, सबसे गर्म साल कौन कौन से थे? एक 2016 वाला, 2019 वाला और 2020। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 2020 रिमेन द 8th वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड सिंस 1901। ठीक है, तो इंडिया में देखो 2020 जो है 8th वार्मेस्ट ईयर है रिकॉर्डेड सिंस 1901। ऐसा नहीं कि 2020 इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्म साल था, नहीं, 2020 8th वार्मेस्ट ईयर था। 1901 से आईएमडी ने, मतलब हमारा इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया था 1901 से। ठीक है, 1901 से, तब से देखने से 2020 जो है 8th वार्मेस्ट ईयर था। ठीक है, अब देखो एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर इंडिया लास्ट ईयर वाज 0.29 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट ईयर से एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर जो है 0.29 इंक्रीज हुआ है। अब इसका कारण है दोस्तों, जो ग्लोबल एयर टेम्परेचर, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, इसका कारण एक तो है ला नीना, एल नीनो, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है। इसके बारे में आप जाके देखिए, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। वैसे अब इतना ध्यान रखिए, ग्लोबल एयर टेम्परेचर का राइज में ला नीना का भी पार्ट है। ठीक है, और द करंट साइकिल ऑफ लानिना इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टिल मिड 2021। ये जो लानिना से जो इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर में, ये 2021 मिड तक चलने वाला है। राइट, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू WMO's ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। देखो ये जितने भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट में, ठीक है, WMO का। अब अगर आपसे पूछे एग्जामिनेशन में, ये जो ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट कौन देता है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज आंसर। इनका कहना है देयर इज अ 1 in 5 चांसेस दैट बाय 2024 टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना राइज, 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइज होने का चांस 1/5 है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा चांस नहीं है। वैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार सबको ये जो टेम्परेचर डाउन करने का एक फैसला लिया है, इसके बारे में हमने कई बार बात किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है स्टेटमेंट 1, क्या लिखा है, एज पर द WMO ग्लोबली द वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड आर 18, 19 एंड 20। देखो दोस्तों ग्लोबली की बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर देखा जाएगा तो सबसे गर्म साल 2018 तो नहीं था, 2016 था। ठीक है, 2016, 19 और 20 था अभी तक का सबसे गर्म 3 साल। ठीक है, अब एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर इंडिया लास्ट ईयर वाज 0.29 डिग्री सेल्सियस एबोव नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको, सही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, बाई 2024 टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसका 1 in 5 चांस है WMO का ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट के अनुसार, ये भी सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये न्यूज़ हर्षित सर ने सुबह करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कवर किया था, और एक बार मैं मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ दोस्तों। आप लोगों को इतना ही जानना है इस न्यूज़ से। एक तो देखो ये रिपोर्ट आया है चाइना का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम से, बेसिकली चाइना की तरफ से एक रिपोर्ट आया है। इसके हिसाब से क्या है
कि ये बोल रहा है इंडिया जो इंपोर्ट करता है ना चाइना से आइटम, उसमें काफ़ी सारे डिक्लेन आया हुआ है और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है एट द सेम टाइम उसमें इंक्रीज नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो ट्रेड डेफिसिट जो है ए सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिक्लाइन टू ए 5 ईयर लो ऑफ 45.8 बिलियन। 2015 से कंपेयर करने से ट्रेड डेफिसिट जो है वो 45.8 बिलियन हो गया। ये सबसे कम फिगर है 2015 से अगर कंपेयर करेगा तो 2020 का। तो ट्रेड डेफिसिट क्या है दोस्तों? ट्रेड डेफिसिट यही है दोस्तों, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट्स जो है कम है इंपोर्ट से, अगर हम ज्यादा आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है कम है उससे, तो इसकी जो डिफरेंस है इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब ये ट्रेड डेफिसिट जो ऑलरेडी है इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसमें ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की तरफ से, पर उसमें बहुत सारा डिक्लेन आया हुआ है। ठीक है, अब जो है 45.8 बिलियन है। अब कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, देखो चाइना से हम जो इंपोर्ट करते हैं ना उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्थ 20.17 बिलियन। ठीक है, तो सबसे टॉप पॉइंट है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट का। ठीक है, चाइना से जो इंपोर्ट करता है। अब देखो दूसरा क्या क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, टॉप एक्सपोर्ट्स कौन कौन सा है चाइना की तरफ जो करता है, आयरन और ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन एंड अनफिनिश्ड डायमंड्स। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है, पहला क्या है, ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन टू ए 5 ईयर लो, बिल्कुल सही। इंडियाज बिगेस्ट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इन लास्ट ईयर्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल सही। इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज टू द हाईएस्ट फिगर ऑन रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग द 20 बिलियन मार्क, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज हैव बीन साइंड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये जो चारों ट्रीटी है ये चारों यूएसए एंड रशिया के बीच में साइन हुआ है। हालांकि इसमें से कुछ ट्रीटी जो है किसी में से यूएसए विड्रॉ किया है, किसी में से रशिया विड्रॉ किया है, प्रॉब्लम्स चल रहा है, पर ये चारों ट्रीटी में मेजर सिग्नेटरीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया था। तो दोस्तों इसके बारे में एक न्यूज़ भी आया था, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी और ओपन स्पेस ट्रीटी के बारे में आज भी न्यूज़ आया था, हर्षित सर ने सुबह कवर किया था। हम अब ये चारों ट्रीटी बेसिकली क्या है देख लेंगे। तो बेसिकली दोस्तों न्यूक्लियर आर्म्स, स्ट्रैटेजिक आर्म्स से रिलेटेड है सब कुछ। शॉर्ट क्या था, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी क्या है, म्यूचुअल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, आपस में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने का एक ट्रीटी था। ये एक्सपायर होने के बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी आया था 2010 में। देखो न्यू स्टार्ट ट्रीटी से ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर फर्दर रिडक्शन ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। स्ट्रैटेजिकली ऑफेंसिव आर्म्स जितने भी है उसका रिडक्शन एंड लिमिटेशन करने का एक ट्रीटी था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी, ये क्या था, एलिमिनेशन ऑफ देयर इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्टर रेंज मिसाइल्स। ठीक है, ये था आईएनएफ ट्रीटी। और ओपन स्पेस ट्रीटी, ओपन स्पेस ट्रीटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में न्यूज़ आया था। आप जाके वो वीडियो को देखिए करंट अफेयर्स वाला, इसमें आपको पता चल जाएगा न्यूज़ क्या आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की स्टडीज़ के लिए। देखो ओपन स्पेस ट्रीटी जो है 1992 में साइन हुआ था, केम इनटू इफेक्ट इन 2002। बेसिकली दोस्तों ओपन स्पेस ट्रीटी क्या है मैं बता देता हूँ। देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री से साइन कर लेते हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं करेंगे, हम कुछ मिसाइल्स इस तरह की मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। अब एक दूसरे कंट्री जो साइन किया ना जो ओपन स्पेस ट्रीटी, ये आपस में अपनी फाइटर्स भेज सकते हैं उस कंट्री के ऊपर और मॉनिटर कर सकता है कि वो कंट्री जिसने साइन किया ये बोल के कि हम अभी नहीं बनाएंगे कुछ न्यूक्लियर वेपन्स, वो बना रहे क्या, इस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। इनकी फाइटर विदाउट आर्म जाना है, मतलब आर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे फाइटर जाएगा और मॉनिटर कर सर्वेलेंस कर सकता है कि आप लोग कुछ बना रहा है कि नहीं। यह है ओपन स्पेस ट्रीटी। ठीक है, ये रशिया या यूएसए रिसेंटली विड्रॉ हुआ है, वो न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर भी किया था। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिसेंटली सीन न्यूज़। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स इज ग्रेटर देन फिनिश प्रोडक्ट्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या दोस्तों, वेरी सिंपल है दोस्तों। इट इज ए सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स यूज्ड इज हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द फिनिश गुड। मतलब देखो अगर मुझे इसमें एग्जांपल भी दिया है, यही समझा देता हूं। देखो टेक एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ टायर इंडस्ट्री, टैक्स रेट ऑन नेचुरल रबर परचेज्ड इज 10% वेयर एज टैक्स रेट ऑन रबर टायर इज 5%। मतलब टायर बनाने के लिए जो रबर चाहिए होता है नेचुरल रबर, उस पर जो टैक्स लगता है ना वो टायर से अगर ज्यादा है,
मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए, टायर चाहिए, और टायर का टैक्स कितना है, 5% है, और टायर बनाने के लिए जो नेचुरल रबर चाहिए उसमें टैक्स क्या है, 10% है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जब रॉ मटेरियल्स का जो टैक्स है फिनिश्ड गुड से ज्यादा हो। समझ में आ गई? तो इतनी सिंपल है दोस्तों। अब देखो जीएसटी काउंसिल में फूडवेयर्स, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्सटाइल्स में ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डालने का एक बात हुआ था, फिर वो कैंसिल हो गया, हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि इट वुड हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर, फुटवेयर एंड रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब प्राइस इंक्रीज होगा सोच के फिर वो डिसीजन छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स इज ग्रेटर देन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको आर्टिकल 324 क्या है समझना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इस पर यह स्पष्ट लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना दोस्तों, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर गारंटी किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, पर ओनली फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके नीचे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होता है ना, उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का कोई गारंटी नहीं है। आर्टिकल 324(2) ये कहता है। आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 क्या कहता है? ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो रेकमेंड कर सकता है ये 2 इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ प्रॉब्लम हो गया ये 2 इलेक्शन कमिश्नर से, तो वो रेकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इनको रिमूव करो, और ऐसे रिमूव हो भी सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है इनकी पोजीशन जो है वल्नरेबल है, कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पावर्स भी दिया हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पर इसमें बहुत सारे फ्लॉज है दोस्तों। फ्लॉज में सबसे पहला यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मेंबर कौन होगा ना, उसका कोई क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल हो, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कुछ भी नहीं लिखा है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये एक फ्लॉ है। दूसरा क्या है, इट हैज नॉट स्पेसिफाइड द टेम ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मेंबर का टेम भी प्रॉपरली नहीं लिखा है, कितना होना चाहिए। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, कई सारे पोस्ट ऐसा होता है, जैसे हाई कोर्ट जजेस होता है, वो रिटायर होने के बाद कहीं और जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस तरह रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी जाके वो गवर्नमेंट पोजीशन ले सकता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली रिटायर हुआ था, वो एक इंटरनेशनल बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना था। अब ये बताइए वो कौन सा इंटरनेशनल बैंक है। देखो दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ये कहता है इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछा इलेक्शन जो कमीशन का मेंबर्स है जो अदर 2 है उनके बारे में पूछने से ये गलत हो जाएगा कि ठीक है, क्योंकि उन पर कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं है क्वालिफिकेशंस के बारे में, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मैप के बारे में, आंसर इज ऑप्शन ए, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। इसके सबसे अच्छा एक क्लू था दोस्तों मणिकरण, एनसीईआरटी बुक्स में भी मणिकरण के बारे में लिखा है, जो एक जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स है। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो उधर खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लेक्चर की PDF आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।